गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, आज है सितंबर 26, 2021, संडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। देखिए, वैसे तो आज संडे है और मेरा मानना है कि संडे को सिर्फ फंडे होना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे दिमाग के ऊपर जोर पड़े। मूवी देखो, म्यूजिक सुनो, बाहर घूमो फिरो, दोस्तों के पास जाओ, खाओ पियो, मेरा ऐसा शुरू से मानना है। लेकिन यूपीएससी की जर्नी में कोई फंडे नहीं होता। एवरी डे इज अ लर्निंग डे, देर इज नो हॉलीडे इन द लाइफ ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स। क्योंकि हो सकता है जिस दिन आप छुट्टी मनाने लगो उसी दिन के टॉपिक से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं ब्रीफली। लेकिन आज कोई बहुत नया टॉपिक नहीं है, पुराने ही टॉपिक हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मुझे लगा था क्या संडे का दिन है, कुछ नया साइंस एंड टेक का क्या कोई बढ़िया टॉपिक आएगा, खैर आया नहीं। खैर जो भी है उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो पेज नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। पहला हम लोग करने वाले हैं इंडिया इज अ मदर ऑफ फॉर डेमोक्रेसी। पीएम मोदी जी ने कहा है। अभी आपको पता है मोदी जी अमेरिका में गए हुए हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही है। थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले भी न्यूज़ में था, अभी दोबारा से न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि अमित शाह ने इसके बारे में कुछ बोला है। क्या बोला है वो आपको मैं बताऊंगा इसको पढ़ते हुए। अगला आने वाला है अलर्ट साउंडेड इन ओडिशा। ओडिशा में भैया ट्रॉपिकल साइक्लोन ओडिशा आंध्र प्रदेश में हिट करने वाला है, वेस्ट बंगाल में। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इसका नाम है गुलाब। देखिए नाम कितना प्यारा है, लेकिन काम इसके बहुत खराब है। डिस्ट्रक्शन करता है, जिंदगियां चली जाती हैं, लोगों की घर बर्बाद हो जाते हैं, लिवलीहुड चला जाता है। नाम और काम में फर्क होता है। अगला टॉपिक करने वाले हैं व्हाई हैज़ इंडिया अग्रीड टू रेज्यूम वैक्सीन एक्सपोर्ट। काफ़ी समय से इंडिया वैक्सीन का एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन दोबारा से इंडिया ने एक्सपोर्ट को रेज्यूम करना शुरू कर दिया है। इसका रीज़न क्या है, क्यों है, क्या है, कैसे है, ये मैं आपको आर्टिकल में बताऊंगा। ठीक है। अगला आने वाला है रेनी सितंबर पॉइंट टू मानसून। भैया सितंबर का महीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। दिल्ली में कल भी थोड़ी बारिश हुई थी और इस महीने बारिश चल ही रही है। इसका क्या रीज़न है कि सितंबर के महीने में इतनी बारिश हो रही है और क्या ये मानसून अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी वाले सेक्शन से, और जीएस पेपर 3 में आपका इकोलॉजी और एनवायरनमेंट वाले सेक्शन से कवर करते हैं। अगला टॉपिक आने वाला है द विल ओकस अपसेट द इंडो पैसिफिक बैलेंस। इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया का यहाँ पे क्या एंगल रहने वाला है, क्या इंडिया को ओकस से बेनिफिट होगा या नुकसान होगा या कुछ भी नहीं होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये पुराने ही टॉपिक हैं जो हम लोग पहले भी कर रहे हैं। एनीवेज कोई बात नहीं, आधे घंटे का न्यूज़ रहने वाला है, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए पहली न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। मोदी जी गए हुए हैं अमेरिका में। क्यों गए हुए हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग को संबोधित करेंगे डेफिनेटली। दूसरा, क्वाड की मीटिंग भी वहाँ पे होने वाली है, तो उसको भी बातचीत करेंगे। इंडिया अमेरिका के बीच में बायलैटरल रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो एक तीर से 5-6 निशाने यहाँ पे मोदी जी साधने वाले हैं, जो हमेशा ही किया जाता है ना। अब हर छोटी छोटी बात के लिए तो अमेरिका नहीं जाते हैं, एक ही बार जाते हैं तसल्ली से, साल 2 साल 5 साल में, और सारी बातें कर लेते हैं। तो मोदी जी वहाँ पे गए हैं, काफ़ी समय के बाद फिजिकल मीटिंग हो रही है इतने बड़े लेवल पे, क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ बंद हुआ था। खैर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्या नाम उनका, इमरान खान, वो नहीं जा रहे हैं। इनविटेशन तो उनको मिला था, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है और सऊदी अरेबिया से उन्होंने प्लेन मांगा था उधार, तो सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया। तो पैसा वैसा नहीं है उनके पास। खैर जो भी है, बात यह है कि मोदी जी ने वहाँ पे जाके डेमोक्रेसी के बारे में क्या बोला है। उन्होंने कहा है कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो जो वैल्यू शेयर करती है डेमोक्रेसी की, उनको एक साथ आना चाहिए, क्योंकि उनके इंटरेस्ट भी एक जैसे हैं। ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड ऑल दैट। उसके बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की हैं और उन्होंने अपना खुद का एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने कहा है इंडिया इज़ द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। इंडिया में जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है ना, वो हिस्टोरिकली हजारों साल पुरानी है, ऐसा मोदी जी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी के रूट्स इतने ज़्यादा गहरे हैं कि बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ इंसान, एक गरीब परिवार से इंसान भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ऐसा तो मैजिक सिर्फ डेमोक्रेसी में ही हो सकता है। ऐसा मैजिक तो अमेरिका में भी नहीं होता। बाइडेन को अगर आप देखो, इनकी फैमिली को देखो, या फिर ओबामा की फैमिली को देखो, या ट्रंप की फैमिली को देखो, इससे पहले जो बुश थे उनकी फैमिली को देखो, सब एकदम प्रिविलेज्ड क्लास से आते हैं। ऐसा कोई लीडर नहीं है जो बिल्कुल ग्रास रूट से आता है। जैसे आप कनाडा में जो ट्रूडो हैं, उनके फादर भी प्राइम मिनिस्टर थे, फ्रांस में जो हैं उनके भी। लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग है ना कि एक आम इंसान, बिल्कुल आपके जैसा मेरे जैसा, वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है अगर वो ठान ले तो। भैया ये डेमोक्रेसी का मैजिक इंडिया में ही है।
ठीक है। उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं, क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी एलिवेशन, डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान के बारे में क्या होगा। पाकिस्तान और चाइना का डायरेक्ट नाम तो खैर उन्होंने नहीं लिया है पाकिस्तान का नाम मोदी जी ने, लेकिन इनडायरेक्टली बोला है कि ऐसी कंट्री जो टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं, पूरी कंट्री पूरी दुनिया को उनके अगेंस्ट में आना चाहिए और कुछ काम करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। उसके अलावा जो बाइडेन ने इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को लेके भी बात की है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करता है, फ्रांस भी इंडिया को सपोर्ट करता है, रशिया भी इंडिया को सपोर्ट करता है, यूके भी इंडिया को जो है मोर और लेस सपोर्ट करता है, लेकिन चाइना सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पे ये बड़ी बात है। और एक G4 ग्रुप है, G4, जिसमें आता है आपका ब्राज़ील आता है, इंडिया आता है, जर्मनी आता है और जापान आता है। ये चारों कंट्री G4 का मेंबर हैं और ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने के लिए अपना दावेदारी को ठोकते रहते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ को बताता हूँ कि G4 के अपोजिशन में एक और ग्रुप है जिसे कहा जाता है कॉफ़ी ग्रुप। नाम पे मत जाइए, कॉफ़ी ग्रुप। कॉफ़ी ग्रुप के अंदर लगभग 40 कंट्री हैं, जिसमें पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, अर्जेंटीना है, स्पेन है, पोर्तुगल है, ऐसी इस तरह की 40 कंट्री हैं। ये कंट्री यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया, जर्मनी, जापान की दावेदारी को अपोज करती हैं। ठीक है, उनके अपने अपने रीजंस हैं, क्योंकि स्पेन नहीं चाहता कि जर्मनी को मिले, अर्जेंटीना नहीं चाहता कि ब्राज़ील को मिले, साउथ कोरिया नहीं चाहता जापान को मिले, ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता जापान को मिले, सबके अलग अलग कंसर्न है। पाकिस्तान नहीं चाहता इंडिया को मिले। तो वो कॉफ़ी ग्रुप वाले अपने ट्राई करते रहते हैं और ये G4 वाले अपना खुद का ट्राई करते रहते हैं। खैर, अमेरिका, फ्रांस, रशिया और यूके तो इंडिया की दावेदारी को मानते ही हैं, लेकिन भैया आप एक सिर्फ इंडिया को तो नहीं दे सकते, आपको दोस्त कई सारी और कंट्रीज़ को देना पड़ेगा। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म है ये बहुत ही समय से इनके बारे में बात चल रही है, पता नहीं कब होगा कि नहीं होगा, वी नेवर नो। हालांकि इंडिया को 1950s में ऐसा बोला जाता है कि बिकॉज ब्रिटेन वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द UNSC एंड इंडिया वॉज ऑल्सो अंडर द रूल ऑफ ब्रिटेन एंड इट वॉज सेड दैट इन 1950 इंडिया वॉज ऑल्सो ऑफर्ड अ परमानेंट मेंबरशिप बट इंडिया डिक्लाइंड दैट ऑफर। इंस्टेड इंडिया फेवर्ड द मेंबरशिप ऑफ चाइना। उसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन मोर और लेस ऐसा कहा जाता है कि इंडिया अगर चाहता तो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बन सकता था। 1950 में सिचुएशन कुछ अलग थी। इंडिया जो है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्ट बनना चाहता था, किसी ग्रुपिंग का पार्ट हम लोग नहीं बनना चाहते थे। उस समय पॉलिटिकल और वो सारी सिचुएशन अलग थी। आज अलग है। आज ये बोलना बड़ा आसान है कि ऐसा होता तो वैसा होता। भैया उस समय 200 साल की गुलामी के बाद हम लोग बाहर निकले थे, सिचुएशन थोड़ा अलग था, है ना। तो उस पर्सपेक्टिव से आपको उन चीज़ों को देखना चाहिए। और बाइडेन ने इंडिया की NSG ग्रुप के अंदर भी दावेदारी को सपोर्ट किया है, वो हमेशा ही करता है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप होता है जो न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई करते हैं। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। पहले इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए थे, न्यूक्लियर सैंक्शंस लगे हुए थे, लेकिन बाद में जब इंडिया ने 2005 में और 2008 में, उसके बाद करते रहे हम लोग 12 में भी, 14 में भी, जो हम लोगों ने सिविल न्यूक्लियर डील की अमेरिका के साथ, तो अमेरिका ने इंडिया को NSG फेवर देने की बात की है। हालांकि चाइना यहाँ पे इंडिया को सपोर्ट नहीं करता है। चाइना का कहना है कि पहले इंडिया को NPT के ऊपर साइन करना पड़ेगा, उसके बाद आपका NSG फेवर दिया जा सकता है। NPT मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कि हम लोग न्यूक्लियर जो है टेस्ट वगैरह नहीं करेंगे। NPT के बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ। पाकिस्तान ने भी अभी तक NPT के ऊपर साइन नहीं किया है। और चाइना का कहना है कि जब इंडिया को फेवर आप दे रहे हो तो पाकिस्तान को भी दो। तो सीधी सी बात है भैया, दोनों दोस्त हैं, ऑल वेदर फ्रेंड उनको कहा जाता है। चलिए, अगली जो न्यूज़ आने वाली है वो आती है आपकी, अलर्ट साउंडेड इन ओडिशा ओवर साइक्लोन गुलाब। देखिए इसका नाम रखा है गुलाब और ये पाकिस्तान ने प्रपोज किया है। आप सबको पता है कि इंडियन ओशियन के अंदर जो 13 कंट्रीज़ हैं वो अब एक नाम प्रपोज करती हैं और अपने अपने नाम प्रपोज करती हैं सभी की सभी कंट्री, और हर जो है नाम वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में कॉलम वाइज वो दिया जाता है। इस बार का जो नाम है वो है गुलाब। देखिए दिखा देता हूँ आपको, कहाँ गया पाकिस्तान, अरे ये रहा हमारा दोस्त पाकिस्तान। देखिए इस बार का नाम है गुलाब। पिछली बार जो आया था उसका नाम था यास। यास से पहले जो आया था तोते। तोते वाज द सुपर साइक्लोन, है ना, इसके बारे में हम लोगों ने वीडियो भी बनाया था। तो अगला जो साइक्लोन आने वाला है उसका नाम होगा शाहीन, उससे अगले वाले का होगा जवाद, ठीक है, फिर आसानी एंड ऑल दैट। तो जब ये लिस्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगी फिर वो यहाँ से शुरू हो जाएगी। ये तो निसार्गा, गति, निवार, ये तो ऑलरेडी ये तो इनका एक नाम है, कैसे प्रपोज करते हैं, ठीक है। तो ये कॉलम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इंडिया ने देखो कौन कौन से नाम प्रपोज कर रखे हैं, गति, तेज, है ना, ये क्या है, मुरासू और आग, ये इंडिया के नाम है भैया।
नाम छोटे होने चाहिए, कि किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करने चाहिए, यानी ऑल दैट, वो सारी सारी सी कंडीशंस होती हैं। पहले उसके बारे में हम अच्छा खासा कर चुके हैं। तो दुनिया भर में 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटेरोलॉजिकल सेंटर होते हैं, RSMEs जिसको बोलते हैं। ये 6 के 6 अपन जो है नाम प्रपोज करते हैं। इंडिया में जो इंडियन ओशन के अंदर जो RSME है, उसका जो हेड है वो है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दिल्ली के अंदर नाम प्रपोज करता है। सीधी सी बात है। तो ये जो आने वाला है साइक्लोन, वो आना है बे ऑफ बंगाल में। देखिए, बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन आएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताओगे? एक चीज़ आप बताओगे, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो भी होते हैं नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। जबकि जो सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन होते हैं वो हमेशा क्लॉकवाइज मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, है ना, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओगे कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन? ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट? उसके अलावा आप ये भी बता देना कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होती है? तो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये पूरे का पूरा मामला था। ठीक है, तो ये जो साइक्लोन आने वाला है भैया गुलाब, इसकी रिपोर्ट किसको चली गई है? नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को चली गई है। इस कमेटी को कौन हेड करते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं। बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी एक नेशनल लेवल की कमेटी है जिसको हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं। जो NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, ये भी आपको पता है। इसके अलावा और कौन कौन से मेंबर होते हैं इसमें, आप यहाँ पे देख सकते हो। कैबिनेट सेक्रेटरी के जो चेयरमैन होते हैं, सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर वो भी होते हैं, सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री के जो होते हैं वो भी होते हैं। मतलब इसमें जितने भी सेक्रेटरी हैं ना, वो सब सेक्रेटरी होते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले भी, फाइनेंस वाले भी, होम मिनिस्ट्री वाले भी, ये सब सेक्रेटरीज का ग्रुप है। और सेक्रेटरी कौन होता है? IAS ऑफिसर होता है, सीनियर IAS ऑफिसर। अगर आप यंग एज में, अगर आप 21 साल जो आपका आपकी एज जो होती है, अगर आप 21 या 22 साल में एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हो, IAS बन जाते हो, तो आप रिटायरमेंट तक चीफ सेक्रेटरी भी बन सकते हो प्राइम मिनिस्टर के। और वो इंडिया में सबसे सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं। तो मेहनत करो, एकदम से अच्छे से मेहनत करो। आप बहुत सारे लोग स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, तो अभी से प्रॉपर डायरेक्शन के साथ चलो, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ बने रहो। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली हम लोग एक अच्छे टारगेट तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज़ आती है वो क्या कहती है? रेनी सेप्टेम्बर्स पॉइंट टू मॉनसून शिफ्ट। इस बार सितंबर में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ है, और अभी तो लगभग 1 हफ्ता बचा हुआ है, और भी हो सकता है। और क्या ये पहली बार हो रहा है सितंबर में? ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है। 2019 में और 2018 में भी काफ़ी एक्सेस रेनफॉल हुआ था सितंबर के महीने में। उससे पहले सितंबर के महीने में एक्सेस रेनफॉल नहीं हुआ था। इस बार अगस्त के महीने में नॉर्मल कंपैरिजन में 9% कम रेनफॉल हुआ था, जिसकी वजह से IMD को लग रहा था कि शायद इस बार डेफिसिट रेनफॉल हो जाएगा। लेकिन वो जो 9% की कमी थी ना, वो सितंबर ने पूरी कर दी। सितंबर में इतना ज़्यादा रेनफॉल हो गया कि अभी वो जो गैप है 9% से घट के सिर्फ 2% रह गया। मतलब अभी भी मतलब नॉर्मल है, लेकिन पहले वो 9% डेफिसिट में था, अभी वो 2% डेफिसिट में है। तो सितंबर में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे एक्सेस रेनफॉल देखने को मिला है। अब ये 3 साल से लगातार हो रहा है, 3 साल से लगातार हो रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2010 इंडिया इज पोइज्ड टू सी 3 कंसेक्यूटिव सितंबर्स, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, एक्सेस रेनफॉल। एक्सपर्ट्स का कहना है दैट इट इज अ साइन ऑफ अ चेंज इन मॉनसून पैटर्न। क्या मॉनसून का पैटर्न चेंज हो रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम? ऐसा कुछ लोग एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि शायद फ्यूचर में ये एक नॉर्मल सिनेरियो हो जाएगा। अभी तो ये नॉर्मल सिनेरियो नहीं है, फ्यूचर में नॉर्मल सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, सितंबर के महीने में नॉर्मली 17 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है नॉर्मली। इस बार 19 सेंटीमीटर हो चुका है और अभी 1 हफ्ता बचा हुआ है। तो 1 हफ्ते अगर और रेनफॉल अच्छा खासा होता है तो ये 19 की बजाय आपका 21-22 तक भी जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि 4 सेंटीमीटर का फर्क है, और ये 4 सेंटीमीटर का फर्क काफ़ी ज़्यादा होता है, थोड़ा फर्क नहीं होता है। गेटिंग दिस पॉइंट? 1-1 सेंटीमीटर का फर्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो वो यही बात कर रहे हैं
कि क्या ये चेंज हो रहा है पैटर्न में, अभी तो हम लोग गारंटी से नहीं कह सकते, लेकिन शायद ऐसा हो रहा है। और सितंबर में रेनफॉल क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि बे ऑफ बंगाल के अंदर रेन बियरिंग सर्कुलेशन हो रहा है। रेन बियरिंग सर्कुलेशन का मतलब जो डिप्रेशन होते हैं, जो डिप्रेशन मतलब काइंड ऑफ साइक्लोन, ठीक है, वो हो रहे हैं। और जब तक बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशंस होते रहेंगे तब तक मॉनसून का अपना इफेक्ट दिखाता रहेगा। एक बार वो जब डिप्रेशंस कम हो जाते हैं, साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब आप कह सकते हो कि जो है आपका मॉनसून विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि मॉनसून के एंड में ही साइक्लोन्स आते हैं और अभी थोड़ा एंड होना शुरू हो गया है मॉनसून का। यूजुअली मॉनसून की जो विड्रॉ की जो डेट है वो 1 सितंबर हुआ करती थी, बाद में आईएमडी ने इसको अपडेट करके 17 सितंबर कर दिया। इस बार वो 17 सितंबर से भी शायद वो इस बार कह रहे हैं कि 30 सितंबर तक भी जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि मॉनसून की विड्रॉ डेट लगभग 15 से 20 दिन एक्सटेंड हो गई है। इसका रीज़न क्या है? कुछ लोगों का मानना है कि इसका रीज़न ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है और फ्यूचर में ये बिल्कुल नॉर्मल बात हो जाए, लेकिन अभी इसके ऊपर रिसर्च करना बहुत बाकी है, क्योंकि मॉनसून यार एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। इस दुनिया में क्लाइमेट जो फिनोमिना है ना, मॉनसून इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। इसमें इतने सारे फैक्टर हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर ब्रिटेन के अंदर कोई बटरफ्लाई अगर उड़ गई है ना, तो शायद वो बटरफ्लाई भी मॉनसून को इम्पैक्ट कर देगी। इतना ज़्यादा फ्रजाइल सिस्टम होता है, तो इसमें रिसर्च करना बाकी है, देखेंगे क्या रहेगा। लेकिन अगर आप मानसून के पैटर्न की बात करो तो मानसून के जो ऑनसेट की जो डेट होती है वो होती है 1 जून। 1 जून को वो केरला में आता है। मेन लैंड की बात कर रहा हूँ, अंडमान निकोबार में तो 1 जून से पहले ही आ जाता है, मई के महीने में ही आ जाता है। तो 1 जून में केरला में आता है और फिर जून के बाद फिर वो 5 जून को यहाँ पे आता है, 10 जून को वो सेंट्रल इंडिया में आता है, 15 जून को वो वेस्टर्न इंडिया में आता है और फिर वो जुलाई के महीने तक जो है आपका बिल्कुल 15 जुलाई को आप देख सकते हो एकदम वेस्ट, फिर वो पाकिस्तान में इधर जो है वो थार के मरुस्थल में इधर आता है। जहाँ पे सबसे लेट आता है वहाँ से सबसे पहले जाता भी है। तो ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिखा रहे हैं, ये डॉटेड लाइन रेड कलर वाली, ये है विड्रॉ वाली लाइन। तो देखिए यहाँ से नॉर्थ वेस्ट इंडिया से एक्सट्रीम राजस्थान से वो सितंबर 1 को विड्रॉ होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो विड्रॉ होता रहता है और फाइनली आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने तक तो वो कम्प्लीटली इंडिया से चला जाता है। और फिर दिसंबर के महीने में हमारे यहाँ पे विंटर मानसून शुरू हो जाता है और विंटर मानसून जो है वो नॉर्थ ईस्ट से लेके इस तरह से डायरेक्शन चलता है। और विंटर मानसून में आपका तमिलनाडु कोस्ट पे, आंध्रा कोस्ट पे रेनफॉल होता है, बिकॉज वो विंड जो है यहाँ से मॉइस्चर कैरी करती हैं और यहाँ पे चलती हैं। मोस्टली तमिलनाडु वगैरह में आप देखोगे, तमिलनाडु वाले कोस्ट पे समर मानसून में कम रेनफॉल होता है, विंटर मानसून में भी अच्छा खासा रेनफॉल होता है बिकॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स विच आर कमिंग ना एज अ रिजल्ट ऑफ द विंटर मानसून। तो ये थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मानसून के बारे में हम लोग पहले भी कर चुके थे, कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगला जो आर्टिकल है वो है ओकुस के बारे में, पहले भी लोग कर चुके हैं हम लोग। ओकुस की फुल फॉर्म क्या है, मतलब इसमें 3 कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए। नया बना है बिल्कुल, ये बिल्कुल नया है जिससे पूरी दुनिया झुंझला गई है, स्पेशली चाइना और उसके मित्र। वैसे चाइना के कोई मित्र नहीं है, ले दे के रशिया है, लेकिन वो भी मित्र नहीं है, मजबूरी में एक दूसरे के साथ आना पड़ रहा है, लेकिन मन में तो एक दूसरे को लेके उनके बीच में झगड़े चलते ही रहते हैं। खैर, मेन एम क्या है, ओकस हो चाहे क्वाड हो या 5i हो या ऑन्जूस हो, जितनी भी ये ग्रुपिंग है ना, इनका मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इन लॉन्ग टर्म। आने वाले 30, 40, 50, 70 साल में वहाँ पे इंडो पैसिफिक में फ्री नेविगेशन, ओपन नेविगेशन होना चाहिए, ऐसा इनका सबका एम है। अब ये ओकुस है, ओकुस के अंदर क्या हुआ? ओकुस के अंदर यूके और यूएसए ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देने वाले हैं। यहाँ पे आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो क्या है? वो ये है कि ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ये न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन नहीं है। ये न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन नहीं है, मतलब आप यहाँ से इस सबमरीन से न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक नहीं कर सकते हो, वो सबमरीन नहीं है ये। हाँ, इस सबमरीन को जो एनर्जी मिलती है, जो पावर मिलती है, वो न्यूक्लियर से मिलती है, एनर्जी से मिलती है, लेकिन इसके पास कैपेसिटी नहीं है कि किसी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सके। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। कल एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था कि मैसेज आया था कि सर करें यहाँ से अब ऑस्ट्रेलिया के पास सर न्यूक्लियर बम तो नहीं है, वो तो कैसे इसका यूज़ करेगा? तो ये न्यूक्लियर बम से लॉन्च नहीं हो सकता है, ठीक है? तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, तो बता देता हूँ आपको। इट्स नॉट अ न्यूक्लियर आर्म्ड, इट्स न्यूक्लियर पावर्ड, ठीक है? चलिए,
तो इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से ये हुआ कि फ्रांस के बीच में और ओकस मतलब यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में थोड़े से रिलेशन खराब हो गए हैं। हालांकि कल या परसों की बात है, बाइडेन ने फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर से बात किया, प्रेसिडेंट से बात किया और उनको मनाया, ठीक है, गाना वाना गा के चाय पानी पिया उनके साथ, मनाया उनको और फाइनली फ्रांस वाले भी लगभग मान गए हैं। देखिए दोस्त हैं तो बहुत दिनों तक नाराज़ नहीं रह सकते, नाराज़गी तो लाजमी सी बात है भैया, 50-60 बिलियन डॉलर उनके हाथ से चले गए तो थोड़ा झुंझलाना तो बनता है, लेकिन ठीक है, लाइज हैं, एक दूसरे के साथ चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। अब इसके में क्या है, क्या ओकस एक गेम चेंजर है इंडो पैसिफिक में? इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ओकस कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ओकस जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन या अलायंस यहाँ पे बन रही है। क्वाड भी भैया पहले से यहाँ पे है और यूएसए की ऑलरेडी इंडो पैसिफिक में इतनी ज़्यादा प्रेजेंस है कि कोई फर्क नहीं पड़ता ओकस से। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, अगर आप शंघाई में किसी ऊंची बिल्डिंग पे जाके अगर इंडो पैसिफिक में अंदर देखोगे ना, पैसिफिक ओशन में, आपको अमेरिका के बेस, नेवल बेस नजर आएंगे। इतने सारे नेवल बेस हैं पैसिफिक ओशन में, चाइना के आसपास पूरा घेर रखा है। तो ओकस से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि यूएसए ऑलरेडी काफ़ी पावरफुल है वहाँ पे। उसके अलावा 5i एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कौन कौन सी कंट्री हैं, आप चलिए मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था, कल या परसों, कि 5i के अंदर कौन कौन सी कंट्री है। हिंट आपको दे देता हूँ, यूएसए है और यूके है, 3 कंट्री और हैं, टोटल 5 कंट्री हैं इसमें, वो आप मुझे बताओगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारी अलायंस बनी हुई है, ओकस से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, ठीक है। अगर आप न्यूक्लियर पावर सबमरीन की बात करो, इस समय यूएसए में लगभग 70 के लगभग न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, रशिया में 30 हैं लगभग, चाइना में 10-12 हैं, यूके में 11 हैं, फ्रांस में 8 हैं और इंडिया में एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है और ये इंडिजिनस सबमरीन है। नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं आपको करवा चुका हूं, इसलिए आपसे नाम पूछ रहा हूं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं कल वाली एनालिसिस में आपको बता दूंगा। इंडिया में एक है और इंडिया भी 2 बना रहा है न्यूक्लियर पावर सबमरीन इंडिजिनस, ठीक है। अब यूएसए के पास देखो 70 हैं, क्योंकि यार यूएसए को सिर्फ अपने को प्रोटेक्ट नहीं करना है, यूएसए को अपने दोस्तों को भी प्रोटेक्ट करना है ना। तो इसलिए यूएसए के पास हमेशा आप देखोगे एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन, जहाज वहाज सब कुछ बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यूएसए को कहा जाता है पुलिस ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको प्रोटेक्ट करना है दूसरों को भी, तो भैया दूसरों की जिम्मेदारी उठाई है तो फिर खर्चा भी करना पड़ेगा, है ना। अब इंडिया को इससे क्या बेनिफिट होने वाला है ओकस से? देखिए इंडिया को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होने वाला, इंडिया को सेकेंडरी बेनिफिट होने वाला है। सेकेंडरी बेनिफिट जैसे आप सबको पता है कि रिंग ऑफ फायर तो आपने नाम सुना ही होगा, है ना। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर एक रिंग है, मतलब रिंग ऑफ फायर का इन द सेंस के चाइना ने इंडिया को चारों तरफ से घेर रखा है। बांग्लादेश में, श्रीलंका में, म्यांमार में, जिबूती में अपने बेस बना रखे हैं, ठीक है। और उसके तहत चाइना इंडिया को घेरना चाहता है। ओकुस की वजह से ये हो सकता है कि कुछ समय तक चाइना का ध्यान इंडिया से हट जाए, इतना ही सेकेंडरी बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। ज़्यादा बेनिफिट नहीं है इंडिया को इससे, ऐसा कहा गया है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, ठीक है। चलिए बस इतना ही था इसके बारे में, कोई ज़्यादा और ओकुस के बारे में ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि पहले हम लोग काफ़ी कर चुके हैं। अब इस आर्टिकल से और पहले जो आपको कल या परसों मैंने आर्टिकल करवाया था, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए निकल के आता है। क्या क्वेश्चन है आप देख सकते हो, इन द बैकड्रॉप ऑफ चेंजिंग ग्रुपिंग, इन द बैकड्रॉप ऑफ चेंजिंग ग्रुपिंग and alliances centered on Indo-Pacific region, discuss the impact and role of India in short and long term। देखिए अगर मैं ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नहीं भी लिखता, खाली यहीं पे क्वेश्चन को एंड कर देता, तब भी आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बताने थे। क्योंकि कभी भी अगर आपको इस तरह की चीज़ें पूछे, वो कोई मेजर पूछे या इम्पैक्ट पूछे, तो आप अपने आंसर में हमेशा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म देखने की कोशिश किया करो, क्योंकि दैट इज द लाइक बेटर स्ट्रक्चर ऑफ एन आंसर, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन का आंसर आप दोगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, या फिर आप के पास कोई और चैनल है टेलीग्राम वगैरह, आप वहाँ पे सबमिट करा सकते हो ईमेल के थ्रू, तो आप वहाँ पे करवा दीजिए, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल क्या कहता है, अगला आर्टिकल कहता है कि व्हाई हैज़ इंडिया अग्रीड टू रेज्यूम वैक्सीन एक्सपोर्ट। वैक्सीन एक्सपोर्ट, अभी थोड़े समय पहले आपने देखा होगा कांग्रेस वाले और दूसरी पार्टीज वाले बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे थे, मोदी जी की फोटो लगा के उस पर लिखा हुआ था कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेशों में क्यों भेज दी। एक पूरा पॉलिटिकल कैंपेन यहाँ पे चला था, क्योंकि इंडिया
ने जो है एक वैक्सीन मैत्री नाम का प्रोग्राम चलाया था, और वैक्सीन मैत्री के तहत हम लोग दूसरी, जैसे ये 2020 में चलाया था हम लोगों ने वेव से पहले, उसमें इंडिया दूसरी कंट्रीज को वैक्सीन सपोर्ट सप्लाई करने वाला था, जैसे श्रीलंका को, म्यांमार को, बांग्लादेश को एंड ऑल दैट। अब इंडिया में होगी सेकेंड वेव हिट हो गई इस बार मार्च के महीने में, तो जनवरी में, फरवरी में और इंडिया अच्छा खासा सप्लाई कर रहा था, लेकिन भैया फिर हो गई सेकेंड वेव। सेकेंड वेव की वजह से हम लोगों ने क्या किया, उसको रोकना पड़ा, है ना, मैत्री प्रोग्राम को। और जब उसको रोका तो एक्सपोर्ट हम लोगों ने बंद कर दिया। उससे पहले हम लोग क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे क्योंकि इंडिया में कोविड के केस काफ़ी कम हो गए थे, और कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा था कि इंडिया में जो पीक है वो चला गया है, तो इंडिया वाले भी थोड़े रिलैक्स हो गए थे, वैक्सीन वगैरह जो बनाने लगे, स्पेशली कोविशील्ड, तो इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन सेकेंड वेव के दौरान उसको बंद कर दिया। लेकिन अभी इंडिया ने दोबारा से क्यों एक्सपोर्ट करने की सुनी है? देखिए, एक तो कोवैक्स वाला जो प्रोग्राम है, या सबको पता है, ये WHO ने गावी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस के एक NGO टाइप का है, जो वैक्सीन अलायंस का है। तो इन दोनों ने मिलकर कोवैक्स का प्रोग्राम चलाया हुआ है, जिसके तहत जो अमीर कंट्री हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो प्रोक्योर करती हैं वैक्सीन को, और गरीब कंट्रीज को, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज को बांटती हैं। कोवैक्स, इंडिया भी कोवैक्स का मेंबर है, और इंडिया में बहुत सारी वैक्सीन बनाई भी जाती हैं। तो इंडिया अभी कोवैक्स में थोड़े समय के लिए हट गए थे हम लोग पीछे, लेकिन अब दोबारा से कोवैक्स का पार्ट भी बनने वाले हैं। लेकिन कारण क्या है? उसका कारण है कि इंडिया ने ये कहा है कि मेरे यहाँ पे जो एक्सेस सप्लाई है, सिर्फ मैं उसी को एक्सपोर्ट करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। दूसरा, इंडिया में भी केस थोड़े डिक्लाइन होना शुरू हो गए हैं, तो हमें वैक्सीन की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ऊपर से अभी तक हम लोग सिर्फ कोविशील्ड को ही प्रोड्यूस कर रहे थे, अभी हम लोग कोवैक्स को भी प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो कोवैक्स की जब सप्लाई बढ़ेगी तो थोड़ा सा प्रेशर हमारे ऊपर कम हो जाएगा। आने वाले महीनों में स्पुतनिक 5, स्पुतनिक लाइक और जो है दूसरी वैक्सीन भी इंडिया में अवेलेबल होने वाली हैं, तो इंडिया में वैक्सीन की जो किल्लत थी वो दूर हो जाएगी। तो इंडिया ने भी इसलिए सोचा है कि भैया जो एक्स्ट्रा हमारे पास वैक्सीन है, क्यों ना हम उसका यूज़ करें, और दूसरी कंट्रीज़ में वैक्सीन डिप्लोमेसी भी होता है ना, अगर हम बांग्लादेश को, म्यांमार को और मालदीव को इनको वैक्सीन सप्लाई करेंगे तो हमारे रिलेशन भी अच्छे होते हैं। तो चाइना वाला जो है कहीं ना कहीं चैलेंज हमारे लिए, उसको टैकल करने में थोड़ा सा ईजी रहता है। ये इंडिया की सॉफ्ट पावर को जो है करता है ना, प्रोजेक्ट करता है। चलिए, अगली जो न्यूज़ है वो है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके। पहले भी हम लोग कर चुके हैं, सबको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री? ताकि जो कोऑपरेटिव्स हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके। इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये स्टेट की लिस्ट में आती है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसा कहा गया था, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के थ्रू सरकार स्टेट्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल करना चाहती है, और स्टेट्स के जो अधिकार हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनके अंदर इन्फ्रिंज करना चाहती है। ये पूरा मामला था। ठीक है, तो 2020 में बैंकिंग रेगुलेशन बिल के तहत हम लोगों ने कुछ चीज़ें इसके अंदर चेंज की थी। खैर, ये बात थोड़ी पुरानी है, बात पुरानी है 2011 की और 12 की। उस समय सरकार ने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, और इसमें हम लोगों ने दो चीज़ें की थी। एक तो हम लोगों ने एक नया फंडामेंटल राइट ऐड किया था, मतलब पहले से था, उसके अंदर कुछ वर्ड ऐड किया था, 19(1)(c). 19(1)(c) क्या कहता है? देखिए, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, मतलब आपको कोई भी ग्रुपिंग बनाने का फंडामेंटल अधिकार है। इसके अंदर हम लोगों ने कोऑपरेटिव वर्ड को भी ऐड कर दिया, एट एंड कोऑपरेटिव्स। तो एक तो ये चेंज किया गया था फंडामेंटल राइट के अंदर, एग्जाम में पूछ लेता है। दूसरा चेंज क्या किया था, हम लोगों ने आर्टिकल 43A नया ऐड किया था। आर्टिकल 43A क्या है? ये DPSP है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम लोगों ने इसमें ऐड किया था कोऑपरेटिव्स को, वर्ड को, इसको ऐड किया था। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत किए गए थे। अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी की गई थी। क्या? जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर जो मेंबर होंगे, जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उनको कैसे हटाया जा सकता है, कैसे अपॉइंट किया जा सकता है, उसको लेके था। अब ये पूरा मामला चला गया गुजरात हाई कोर्ट में। गुजरात हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया, और गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसके कुछ प्रोविजन को स्ट्रक डाउन कर दिया था। अब गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी गुजरात हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को विदहेल्ड किया, और उसने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा था, ये जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसके अंदर कुछ प्रोविजन है वो हटा दिए गए।
सेंटर सिर्फ उनको ही कंट्रोल कर सकता है जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, जो इंट्रा स्टेट है ना उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो एक ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार ने जब 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई थी सरकार, तो स्टेट से मंजूरी नहीं ली थी, क्योंकि आपको अमेंडमेंट करने के लिए 50% स्टेट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है परमिशन लेने की, जो सरकार ने नहीं ली, इसीलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट की इस आदेश के बाद अभी अमित शाह ने कहा है कि वो जल्दी ही एक नया बिल पास लेके आने वाले हैं पार्लियामेंट में, जिसके तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को हम लोग अमेंड करेंगे और इसको दोबारा से स्टेट के अंदर डाल देंगे। ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे था। अभी आप समझ रहे होंगे सर ये इतनी सेंटर क्यों इतनी प्रॉब्लम ले रहा है, इतना क्यों टेंशन ले रहा है। इसके पीछे थोड़ा पॉलिटिकल रीज़न है। देखिए महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, अगर आप इन स्टेट्स में जाओ ना, गुजरात में, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और ये मेजोरली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ना, इसको अपोजिशन जैसे कांग्रेस हो गया, एनसीपी हो गया, वो लोग कंट्रोल करते हैं। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की फाइनेंशियल पावर भी बहुत ज़्यादा है। अभी आपने रिसेंटली केस सुना होगा पीएमसी, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिसके अंदर फ्रॉड हुआ था, कितना बड़ा है ना, हज़ारों करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ था। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर फ्रॉड होते हैं बहुत सारे, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हार्ड नहीं होते हैं। तो सेंटर का कहना है कि इस तरह के फ्रॉड फ्यूचर में ना हो, इसलिए इनकी मैनेजमेंट को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इसलिए सरकार ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री और ये जो है अमेंडमेंट किया था। लेकिन भैया सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया है तो बोल दिया, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, चलिए, तो यही था आज के लिए। अभी कुछ एडिशनल अगर आपको पढ़ना है तो आर्टिकल आपको एडिशनल यहाँ पे मिल जाएंगे। केरला में एक डिजिटल डी एडिक्शन सेंटर खोलने वाले हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे आपके जैसे मेरे जैसे लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलते हैं, दिन भर 3-3, 4-4, 5-5 घंटे ऑनलाइन गेमिंग में ही लगे रहते हैं, ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो उसके लिए जो एडिक्शन है ना, उसके लिए डी एडिक्शन सेंटर यहाँ पे खोले गए हैं केरला में। अच्छा मूव है, कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में आपको ये काम आ सकता है, स्पेशली पेपर 4 वगैरह में अगर वो कुछ हाई इस तरह की चीज़ें क्वेश्चन आता है तो आप उसमें यह मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा क्वाड को लेके पुरानी न्यूज़ है, यूएनडा यूएसओ को लेके कोई पुरानी न्यूज़ है, खास न्यूज़ नहीं है। इसको अगर आप पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हो, इंडिजिनस मेमोरी टेक्नोलॉजी मूव फ्रॉम लैब टू फैब। ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हो। आईआईटी बॉम्बे ने ये रिसर्च की है, कुछ स्पेशल तरह की चिप्स बनाई हैं। हमारे पास 2 तरह की चिप्स होती हैं, एक चिप्स होती है जिसके अंदर परमानेंट मेमोरी होती है, एक होती है जिसके अंदर नॉन परमानेंट मेमोरी होती है। तो ये परमानेंट मेमोरी वाली जो है, उन्होंने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, जो आने वाले फ्यूचर में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या कोई दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है, उसमें हम इसको बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको पढ़ना है तो आप इसको भी यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।